स्टूडेंट्स ने जिस तरह अपनी लड़ाई लड़ी है और जीती है, आज सभी बच्चों को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या खूब है कि सम्मान में जी कहना हमारा भाषाई संस्कार है और जेन जी ने इसे पहले ही टाइटल कर लिया है। इस पॉडकास्ट में हम आज डिस्कस करेंगे भारत की नई पीढ़ी की इसी हीरोगिरी के बारे में। हमेशा की तरह हमारे साथ है हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। पिछले हफ्ते जो भारत दिखा है, जो पूरी दुनिया ने देखा है, वो चौंकाया है। सिर्फ 5 दिनों में मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। मैं 5 दिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 20 जुलाई से जो शुरू हुआ, 5 दिनों में उनका इस्तीफा हो गया। तो आप ये कहेंगे कि जेन जी भारत का भविष्य नहीं वर्तमान है? भारत का भविष्य इसलिए है क्योंकि वही आने वाले दिनों में कमान संभालेगा। कुछ लोगों ने संभाल ली है, कुछ लोग कमान संभालेंगे, और जिन्होंने कमान संभाली है वो अभी और बड़ी बड़ी कमान उनके हाथ में आएंगी। तो भविष्य तो वो हैं, और जो नौजवान हैं वो वर्तमान भी गढ़ते हैं। अगर आप देखिए तो जिन लोगों ने आंदोलन किया आज़ादी का, वो भले ही नेतृत्व तो कुछ अधेड़ उम्र के लोगों के हाथ में रहा हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, भगत सिंह जी तो 25वां वसंत भी नहीं देख पाए थे। तो ऐसे बहुत से हमारे आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो बहुत कम एज में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। तो नौजवान ही बदलते हैं जब भी बदलते हैं। ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को सिर्फ ये कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया तो हार हो गई या जीत हो गई, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। जैन जी ने जो सबसे कमाल के 3 काम किए। पहला काम ये कि उन्होंने एक बड़ी समस्या की ओर देश की सबसे बड़ी संस्था सरकार और न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित किया, और मीडिया का, कार्यपालिका का, तो जो भी हो सकता है उस सब का ध्यान आकर्षित किया कि देखिए इस समस्या से निजात पानी होगी, ये चल नहीं सकती। दूसरी बात ये, उन्होंने आंदोलन का एक नया तरीका पेश किया। कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं था, फिर भी 1 महीने से लंबा आंदोलन उन्होंने खींच कर दिखा दिया। भीड़ कब कम हुई, कब ज़्यादा हुई, मैं इस बहस पे नहीं पड़ता, लेकिन एक बात सच है कि दीपीके जब आया तो उस समय भी उसने कहा था मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए, पर दीपीके के आने को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। तो दूसरी बात उन्होंने ये की। तीसरी बात, अब तक की जो हमने पुलिस कार्रवाइयाँ देखी थी, वो सारी की सारी ऐसे देखी थी कि आतताइयों की एक फ़ौज की तरह पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लोग टूट पड़ते थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, उन्हें बहुत बार बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन टूट पड़ते थे। जो भी होता था अच्छा या बुरा, वो भीड़ को निपटा देते थे, उनकी भाषा में बात करो तो। लेकिन इस बार एक लाठी के जवाब में 15 कैमरे थे, और जो कैमरे चला रहे थे वो बहुत कमिटेड लोग नहीं थे किसी विचारधारा के लिए, लेकिन वो एक चीज़ के लिए कमिटेड थे, अपनी रील के लिए। तो अब जैसे आप ऐसा भी देखेंगे कि एक डंडा पड़ा तो उसने तुरंत अपने साथी से पूछा, फिर कहा कि सर एक और मार दो, रील बनी नहीं ठीक से। ये व्यंग्य भी हो सकता है, और एक समूची पीढ़ी के लिए वक्रोक्ति भी हो सकती है। उनके दिमाग में क्या था कि एक सबूत के तौर पे हमें पेश करना है? क्या उनके दिमाग में ये था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ रच रहे हैं, या सिर्फ ये था कुछ हिट्स, कुछ लाइक्स, कुछ फॉलोअर्स? अगर ये था तो मुझे ऐसा लगता है कि इन आंदोलनकर्ताओं ने एक नई चीज़ ज़रूर बनाई, लेकिन उनको अभी सोचना पड़ेगा। एक आखिरी बात जो उन्होंने कही कि उन्होंने व्यंग से, हंसी मजाक में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन रच दिया। लाठी पड़ रही थी, बिहार की एक आंदोलनकारी ने बिहार में कहा, क्या सर टीयर गैस नहीं लाए हैं, बड़ा कमज़ोर इंतजाम है। दूसरे ने चिल्ला के कहा कि अरे गर्मी बहुत है साहब, वाटर कैनन एनन है कि नहीं। अब अगर इस अंदाज में उनसे कुछ जूझ रहा था, तो अब तक उन्हें ऐसी भीड़ का सामना करने की ट्रेनिंग थी जो प्रतिरोधक होती थी। ये तो वो लोग थे जो उनकी उस कार्रवाई की भी मजाक उड़ा रहे थे। एक सीरियस फैसला ज़रूर हुआ, लेकिन कहीं ये मजाक ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा न बन जाए, मुझे ये थोड़ा डर लगने लगा है। एक चीज़ मैं और पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि भगत सिंह, लेकिन इसमें अगर हमें देखिए तो एक हिस्सा गांधीगिरी का भी था कि अगर हमने कई सारे ऐसे मोमेंट देखे हैं जिसमें किसी को मारा, पुलिस ने डंडे मारे तो वो झुक के बैठ गया या वो नमस्कार में आ गया।
हालांकि कुछ लोग प्रतिरोध भी कर रहे थे, लेकिन ये भी देखना कि पुलिस सुन नहीं रही है, फिर भी अगर हाथ जोड़ के बैठ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है क्या कि इस हीरोगिरी में गांधीगिरी अपने आप आ गई? आपने, मुझे मालूम नहीं कितने लाठीचार्ज देखे, मैंने बड़ी बार लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग, गोलियां देखी हैं। हर बार लोग हाथ जोड़ते थे, हर बार लोग अनुनय विनय करते थे, कई बार औरतें अपने दामन तक पसार देती थी, लेकिन वो दृश्य कैद नहीं होते थे कैमरे में। कभी कभी स्टिल कैमरों में कैद हो जाते थे। बाद में जब टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न में थोड़े बोड़े कैद हो जाते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि इतने सारे कैमरे एक साथ सक्रिय थे, और वो इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वो जो कैमरों में जो कौन उनके कैद हो रही है उसको वो पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम इसे देख पाए। नहीं तो ये दृश्य नए नहीं थे। नया ये था कि उस सारे घेरों को तोड़कर रेल भवन तक पहुंच गए। नया ये था कि वो उसके बाद लौटे और उन्होंने अपना जंतर मंतर का आंदोलन दोबारा खड़ा कर लिया। नया ये था कि वो अपनी मांगें मनवा कर ही लौटे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया उससे पहले। और भी बहुत कुछ नया था। पहली बार अगर आप सिर्फ नए नए देखना चाहें तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक व्यंग से शुरू हुआ आंदोलन जन आंदोलन बना, और वो जन आंदोलन जब ख़त्म हुआ तो एक वक्रोक्ति चेहरे पर छोड़कर चला गया समूची व्यवस्था के और हम लोगों के सामने भी। उसे एक सवाल खड़ा कर दिया कि आपको इनके जवाब देने होंगे, आज नहीं तो कल। नया ये भी हुआ कि पहली बार पुलिस वालों को इस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, अकेले उस तरह के नहीं, बल्कि जब आंदोलन समाप्त हो गया तो चलते चलते लोगों ने थैंक यू बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं अगली बार आप गोली मारिएगा ना। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो सामने वर्दी में खड़ा था उससे कुछ घंटे जो भी किया हो या कुछ समय कुछ भी किया हो, लेकिन वो भी अपने बहुत सी गुर्बतें, बहुत सी तकलीफ़ें छोड़कर, अपने परिवार को अकेला छोड़कर रात दिन वहाँ ड्यूटी पर डटा हुआ था। वही लोग थे कि उन्होंने असामाजिक तत्वों को अपने बीच में नहीं पनपने दिया। ये भी बात सही है कि आंदोलनकर्ता सजग थे, लेकिन पुलिस भी बहुत मेहनत कर रही थी। तो हमें पुलिस को कोई एक ऐसा अंग नहीं मान लेना चाहिए कि वो कोई दूसरे लोग हैं, वो भी हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही सिस्टम को चलाते हैं। तो हमें उनके साथ भी, मुझे अच्छा नहीं लगा जब उनकी मजाक हो रही थी, उनकी मजाक उड़ाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब एक विजय के बाद जिसको कहते हैं गंभीरता होनी चाहिए। आखिर राम में और रावण में फ़र्क क्या था? राम जब जीत गए तो उन्होंने रावण को प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि ये ज्ञानवृद्ध थे, उन्होंने उस समय कोई अट्टहास नहीं किया। जबकि आम तौर पर जो बार्बरिक सेनाएं और बार्बरिक लीडर्स होते हैं वो अट्टहास करते हैं। तो हमारे यहाँ राम की मर्यादा, मैं किसी धार्मिक सेंस में नहीं कह रहा, मैं उस व्यक्ति के नाते कह रहा हूँ जो भारतीय संस्कारों में पैदा हुआ। मैं किसी आइडियोलॉजी को इसमें नहीं घुसेड़ रहा, क्योंकि राम पर भी कब्जा हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ मर्यादा एक थी। उम्मीद है कि अब हम कुछ मर्यादा और श्लीलता भी अपनी रील्स में दिखाएंगे। जी, एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी, जैसा आपने भी कहा कि कई आंदोलन आपने देखे हैं जहाँ महिलाएं दामन फैला लेती, लेकिन क्या जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो क्या जवान खून का हाथ जोड़ के बैठना, क्या ये कभी दिखा था आपको? या क्योंकि उन्हें वो जोश है कि उन्हें प्रतिरोध करना है, फिर भी वो बैठ रहे हैं, तो क्या इसे हम अलग मानेंगे कि हाँ ये कुछ अलग था? ये अलग इसलिए था क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, ये कुछ बदलाव की नीयत से आए थे और वक्त बदल गया है। आज भगत सिंह के वक्त से तुलना नहीं की जा सकती। मैंने सिर्फ तरुणाई के सेंस में उनका नाम लिया था। आज अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बदले हुए वक्त में आंदोलन की तासीर कैसे बदल दी जाती है। तो ये आंदोलन की तासीर बदल गई। अब ये आंदोलन कितने सार्थक, कितने ज़बरदस्त हो सकते हैं। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था, वो जो मुंबई की लड़की थी अहीर, जो भी रिया अहीर, वो जैसे खड़ी हो गई तो मुझे वो तिएनअनमेन चौक पर जो मनुष्य खड़ा हो गया था टैंक के सामने तनकर, वो याद आ गया था। प्रतिरोध मानवीय गुण है, अत्याचार से जूझना मानवीयता है, लेकिन उसका हमने इस दौरान चरमोत्कर्ष देखा कई जगहों पर, और हमने ठिठोली में नए मीडिया की शक्ति को भी देखा। एक दरोगा 2 बच्चों को मुंबई में हड़का रहा है
कि अगर अब तुम लोग दिखाई पड़े, तुम लोगों ने परेशान कर रखा है, तो 50-50 ग्राम वो डाल दूंगा तुम लोगों के पाउडर और तुम लोगों को जेल में सड़ा दूंगा। और उसको बेचारे को मालूम नहीं था, बेचारा इसलिए क्योंकि वो तो जो उसको एक अभ्यास था उस हिसाब से कर रहा था, उसे मालूम नहीं था कि ये जो जैज़ी है ये क्या है। उन दोनों ने उसको बिल्कुल डरते हुए एक्टिंग ऐसी कर रहे थे जैसे डर रहे हो, और उसके बाद दोनों ने उनको चिढ़ा दिया क्योंकि टेप कर लिया था। अब वो वायरल है, पता नहीं दरोगा जी नपे कि नहीं, नप तो जाने चाहिए। अब देखिए, इसमें एक मजाक है, एक हंसी है, एक चिढ़ाने का तरीका है, क्योंकि जो मीम या जो पोस्टर हैं वो चिढ़ाने वाले हैं। तो क्या हम इसको, एक चीज़ में पढ़ रही थी कि गांधी जी जब गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो वो एक धोती पहन के गए थे, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया था और कहा था कि जो 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 लोग हैं भारत से, मैं उनका प्रतिनिधि कर रहा हूँ। तो क्या ये वही उसी तरीके का ये था? गांधी जो करते थे वो सायास करते थे, गांधी का कुछ अनायास नहीं होता था। गांधी जानते थे कि लाठी टेकता वो एक आधी धोती लपेटे हुए अत्यंत जाड़े में एक फ़कीर ज़्यादा असर करता है बजाय एक सूटेड बूटेड पढ़े लिखे बैरिस्टर के। गांधी इस दांव का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका में कर चुके थे, भारत में कर रहे थे। मैं अक्सर कहता हूँ, चंपारण जाकर उनको एक एहसास हुआ कि पूरे देश को धोती नहीं पहनाई जा सकती है, उन्होंने आधी धोती फाड़ी और जादू हो गया। हमारे नेता इस सत्य को भूल गए हैं। एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो राम मंदिर आंदोलन की उपज थे और बड़े मशहूर नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे बीच में नहीं है। तो जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैं उनसे मिलने गया। अब वो जब मैं उनसे मिलने गया तो जो उनका 8 बजे का समय था, मालूम पड़ा वो 8 बजे नहीं मिल पाएंगे, तो मैं नाराज़ होकर लौट आया और मैंने कहा मैं नहीं मिलूँगा। खैर अगले दिन फिर उन्होंने मुझे बुलाया, खुद फ़ोन किया, मैं गया तो उन्होंने कहा कि वैसे व्यस्त था मैं तो रात के 4 बजे तक काम करता हूँ, ये करता हूँ। ऐसे डायलॉग मैंने बहुत सुने हैं। बाद में वो अत्यंत विवादों की वजह से हटे थे बेचारे, हालांकि वो बड़े काबिल आदमी थे। तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि मुझे खजाना खाली मिला है, मैं उत्तर प्रदेश की सेवा कैसे करूँगा, मैं राम राज्य कैसे लाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा था कि गांधी का अनुपालन कीजिए, हालांकि आप गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। वो आदमी धोती नहीं पहना सकता था, लेकिन जब तक नहीं पहना सकता था तब तक के लिए उसने अपनी आधी धोती फाड़ दी थी। तो वो इस बात का ध्यान रखो कि वो नंगा फ़कीर बहुत ताकतवर था। जब तक आप पे ये बात रहेगी, आप आंदोलन की कोख से उपजे हैं, आप में संघर्ष क्षमता आपकी बहुत ज़बरदस्त है, कार्यकर्ता आपका सम्मान करते हैं, तो ये हमारे हुक्मरानों को याद रखना चाहिए। हम कई बार बात करते हैं कि भीड़ सेल्फ मोटिवेटेड थी, कोई संगठित तरीके से नहीं थी, तो वो क्या वजह रही कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हुए, बच्चों पे लाठियाँ पड़ी, ये या फिर कोई गुस्सा उनके अंदर पहले से था? मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा खदबदा रहा था। परीक्षाएं लगातार असफल हो रही थी। मेरिटोक्रेसी का भी मामला है भारत में। एक बड़े वर्ग को लगता है कि आरक्षण की वजह से हमारा जो मेरिट है वो छीनी जा रही है। वहाँ ऐसे स्वर भी मुखरित हो रहे थे कि हमारी तो मेरिट का कुछ होता ही नहीं है, हमें आत्महत्या हम ही लोगों को करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास आरक्षण नहीं है। मैं आरक्षण बनाम नॉन आरक्षण की बहस में नहीं फंसना चाहता, लेकिन आवाज़ें थीं उस समय भी। जब उसके ऊपर से इम्तहान का रिज़ल्ट पहले से ही आउट हो जाए, जब पर्चा लीक हो गया, जिसके हाथ में गया वो तो बादशाह हो गया। मैं आज आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। आप तब शायद पैदा भी नहीं हुई होगी, शायद क्या हुई ही नहीं होगी। 1975 में मैं हाई स्कूल करने के लिए मैनपुरी के एक उसमें गया, इंटर कॉलेज में, उसका पर्चा देने के लिए। तो मैंने देखा, और ये बड़ा रोचक किस्सा है, आज मैंने अपने कॉलम में लिखा भी है। मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं 2 ईंटों से छोटे छोटे ढेले बना रहे हैं। जहाँ पे हमारा जो रूम था, जहाँ हमें इम्तहान देना था, उसके बाहर कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे। मैं यूपी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से वहाँ गया था। मेरे लिए बड़ा कल्चरल शौक था, ये क्या है। तो वो तोड़ा उन्होंने, अपनी जेबों में भर लिया, पर्चा बटा, उन्होंने पर्चे को उस पर लपेटा ढेले में, बाहर आए, सामने की दुकान की ओर उछाल दिया। सामने दुकान में सॉल्वर बैठे हुए थे। एक संगठित गिरोह होता था, अच्छे बच्चे, इवन पढ़े लिखे लोग, उनके ठेकेदारों द्वारा जो बाहुबली होते थे उठा लिए जाते थे सवेरे ही
और वो वहाँ बैठा दिए जाते थे। मुन्ना भाई की तरह। मुन्ना भाई तो बहुत छोटा था उस हिसाब से, आप जरा इसको, बड़ा मनोरंजक है। उसके बाद वो उधर चले गए। हमारे यहाँ टीचर भी थे ना जो परीक्षक थे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने उसको नकल उतार लिया और नकल उतार के उन्होंने उसी ढेले में लपेट के इसलिए फेंक दिया कि कोई मजिस्ट्रेट वगैरह जांच करने आ जाए तो कम से कम लड़के के पास पर्चा हो। उन्होंने पर्चे सीधे किए इस तरह से, यूँ किया जैसे उसे प्रेस कर रहे हो, और अपनी कॉपी में छुपा के सिर नीचे करके बैठ गए। मैं सोचा भाई पर्चा बाहर गया, आया क्या हुआ ये। थोड़ी देर में सैकड़ों ढेले बरसने लगे बाहर से। उसमें लोगों ने लिख लिख के जवाब भेज रखे थे। दौड़ दौड़ के बच्चे ऐसे उठा रहे थे जैसे अमरूद गिर रहे हों, आम गिर रहे हों या अशरफियाँ गिर रही हों। उन्होंने एग्ज़ाम दे दिए। नुकसान क्या हुआ, मैं तो बहुत पढ़ता था, मेरी फर्स्ट क्लास रह गई। क्यों? क्योंकि मैनपुरी की कॉपी बलिया जाती थी, कहीं और जाती थी। उनको लगता था यहाँ से तो ऐसे ही बच्चे होंगे, तो उन्होंने मार्किंग कुछ इस तरह से की कि मेरी दिक्कत हुई। मुझे उसका बहुत दिन तक गम सालता था। वो सारे पास भी हो गए, उनमें से बहुत से पास हो गए। उसके बाद फ़ोटोस्टेट मशीनें आ गई। देखिए इवोल्यूशन हुआ साइंस के साथ, नकल में भी। तो फ़ोटोस्टेट मशीनों में अब पर्चा बाहर नहीं फेंकना पड़ता था। एक पर्चा कोई भी लीक कर देता था। जिला विद्यालय निरीक्षक से लेके यूपी बोर्ड से लेके बच्चे तक कई उस पर चरण होते थे। पर्चा लीक हो गया, फ़ोटोस्टेट मशीन से पूरे शहर में चला गया, फैक्स आ गए, पूरे प्रदेश में चला गया, देश में चला गया, इंटरनेट आ गया। ये हुआ, अब तो ये है, और फायर वॉल्स हैं, और फलाना है, ढिमका है, और ज़्यादा आसान हो गया। कहीं एक जगह पर्चा लीक होता है, हर जगह खटाखट पहुंच जाता है। तो इस संगठित गिरोह से लड़ना होगा। ये जो युवाओं को गुस्सा इस बात का है कि हम अगर पढ़ रहे हैं और हमारे पास अगर खर्च करने को पैसे नहीं हैं तो हम इम्तहान में दाखिल कैसे होंगे। तो ये गुस्सा आज से नहीं था, ये गुस्सा बहुत दिनों से खलबला रहा था। मुझे लगता है पीढ़ियों से खलबला रहा था, और वो इस बार मुखरित हो गया। एक चीज़ मैं देखूंगी, आज जो खबर आई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई थी, आज पहले ही दिन सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वकील साहब नहीं आए। फास्ट ट्रैक कोर्ट अच्छी चीज़ है। इनका जो ईजाद की गई थी इसलिए की गई थी ताकि बलात्कारी, मुजरिम, नेतागण जल्दी जल्दी उनके फैसले हो जाए। बहुत सी फास्ट ट्रैक कोर्ट निष्क्रिय पड़ी है, उसमें हजारों मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। सवाल कानून बना देने से, सवाल अदालतें गठित कर देने का नहीं है। सवाल ये है कि नीति और नियत का समन्वय कैसे हो, वो नहीं है। जब आप सामाजिक एकजुटता नहीं होगी, जब तक सामाजिक एकजुटता, तब हम हत्याएं क्यों नहीं करते चलते हुए। हम कानून का उल्लंघन करते हैं दिन में 50 बार। कोई लेन बदलता है फास्ट गाड़ी चलाने में, वो भी कानून का उल्लंघन है। कोई हाई स्पीड करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई देख लेता है कैमरा नहीं है तो रेड लाइट जंप करा लेता है आराम से। लेकिन उस पर कानून कितने भी सख्त हो जाएं, जब तक लोग इसमें एकजुट नहीं होंगे नहीं होगा। हम हत्या इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जीना चाहते हैं। हम जानबूझ के दुर्घटना नहीं करते क्योंकि हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहते। रेप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि समाज में एक अलग तबका, एक अलग तरह की प्रॉब्लम हो गई है। दूसरे रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है, लड़कियां जागरूक हो गई, रिपोर्ट करती है, पहले नहीं करती थी। तो हमें एक बात याद रखिएगा कि ये याद रखनी होगी कि सोशल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। और अक्सर जब मैं ये लोग कहता हूँ कि करेगा कौन, अरे हम और आप करेंगे, कोई और करेगा। दहेज पे कानून बने, दहेज थोड़ा कम हो गया ना पहले से, क्योंकि एक जागृति आ गई, लड़कियों में जागृति आ गई कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ कि मुझे बेचा और ख़रीदा जा रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण आए। तो पढ़ाई के साथ अगर जागृति आई है तो पढ़ाई के साथ ये दूसरी जागृति भी हमें लानी होगी कि पढ़ाई ओरिजिनल, अच्छी और गुणवान होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ कांग्रेस जनता पार्टी से रिलेटेड पूछूंगी कि उन्होंने जीत हासिल कर ली और वो पार्टी कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसपे वो पार्टी कर रहे हैं। लोग अब कह रहे हैं कि पहले मुद्दा अभी सिर्फ इतना ही हुआ है कि सरकार मानी है, कई सारी चीज़ें बाकी है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो जेनजी थे। भाई देखिए, वो कोई समाज सुधारक नहीं थे। उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा, हो सकता है उसमें कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हो, इसमें असंभव नहीं है। उन्होंने एक मुद्दा पकड़ा,
वो मुद्दा जनता का था, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से 2 बिलियन क्रॉस हुई थी खटाखट, उससे ही ये लग गया था कि आने वाले दिनों में बहुत जोर पकड़ेंगे, क्योंकि कॉकरोच लोगों को लगने लगा था हम कॉकरोचों की ज़िंदगी जी रहे, तभी तो उनसे जुड़ रहे थे। पाकिस्तान के सर्टेन मैंने जैन जी के वीडियो देखे, वो इस बात से बड़े दुखी हैं कि वो भारत में क्यों नहीं पैदा हुए, उन्हें आंदोलन करने का हक क्यों नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी से बड़े वो प्रभावित थे, क्योंकि उनको लगता है इस तरह के जो मंच है वो बोलने की आज़ादी देते हैं। देखिए, आज कोई सरकार को कुछ भी कहे, मैं भारतीय लोकतंत्र को फिर से सलाम करता हूँ। उन बच्चों की बातें सुनिए जो सीमा के उस पार हैं, हमारी जैसी शक्ल सूरत और संस्कारों के ही बच्चे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम कितने मजबूर हैं उनके मुकाबले। तो जब ये आंदोलन हुआ तो शुरू में उसको रोकने की थोड़ी सी कोशिश की गई, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे कुचलने की पूरी कोशिश नहीं की। नहीं तो वो पेजेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बंद किए जा सकते थे, और भी उसके बहुत से तरीके थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लाठीचार्ज के बाद वो दोबारा बैठ गए। चाहते तो उन्हें तितर बितर किया जा सकता था, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में लौटना नामुमकिन था, लेकिन जो वीडियो हवा में तैर रहे थे उसे दबाव बना दिया था। तो मैं भारतीय सरकारों को मैं कहूँगा कि जो लोग बोलते हैं वो कृपया अड़ोस पड़ोस के वीडियोस भी देख लें कि हमारी सरकारें आज भी कितनी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं। और मैं किसी की तारीफ़ या निंदा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। वो वीडियोस मैंने बड़ी गहराई से देखे हैं, BBC ने दिखाए हैं। और आखिरी सवाल आज मेरा ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कई पार्टियों का इवॉल्व होना देखा होगा, उनका फिर गर्त में जाना भी देखा होगा, तो क्या लगता है क्या भविष्य है? आज से अगर 1 महीने पहले पूछा जाता तो मुझे लगता कि अरे भाई शोषा है, थोड़ी देर कुछ तमाशा करेगा चला जाएगा। मुझे मालूम नहीं क्या इतने मुद्दे इस देश में हैं कि इस तरह के कोई दूसरे आंदोलन को जन सकें। अगर नहीं है तो कॉकरोच जनता पार्टी के पास क्या कोई सिद्धांत, क्या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो जैन जी को अपने से जोड़ सके। आज अगर देखिए, नेपाल में जैन जी का एक बड़ा हिस्सा बालन शाह के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन का अभाव है उनमें प्रतीक्षा करने की जो एक चीज़ होती है कि आदत होती है, वो नहीं है। वो सब कुछ चटपट चाहते हैं, चटपट कुछ नहीं होता है। ये तो यहाँ की सरकार थी कि उसने मंत्री का भी इस्तीफ़ा ले लिया, फास्ट ट्रैक अदालत भी गठित कर दी, और जो कल शाम को जो हाई पावर कमेटी गठित हुई है, मेरी याददाश्त तो ऐसी हाई पावर कमेटी इससे पहले कभी भी नहीं बनी थी, जिसमें IB के एक्स डायरेक्टर, नंदन नीलकेणी, टेक के हर तरह के लोग, सभी अपने अपने फील्ड के टॉप के लोग, अंतरिक्ष सबसे बड़े अंतरिक्ष विज्ञानी, मोस्ट क्रेडिबिलिटी वाले लोग। तो एक क्रेडिबल परीक्षा बनाने के लिए क्रेडिबल लोगों का होना ज़रूरी है। इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। शशि शेखर से सवाल पॉडकास्ट के इस सेगमेंट में, तो आइए देखते हैं कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। आदरणीय शशि शेखर जी, सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आदरणीय शशि जी, सत्य और विश्वसनीयता पत्रकारिता की आत्मा है। इसी संदर्भ में मैं आपसे 1-2 संक्षिप्त प्रश्न करना चाहूँगा। पहला, AI और डीप फेक के इस दौर में समाचारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की आपकी सबसे प्रभावी व्यवस्था क्या है? दूसरा, मीडिया के प्रति जन विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखने का आपका मूल संपादकीय मंत्र क्या है? और तीसरा, आज जब सूचना की बहुतायत है लेकिन सत्यता का संकट है, तब पत्रकारिता सत्य की रक्षा कैसे कर रही है? सादर नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर साहब, मेरी खुशकिस्मती है, मैं चूँकि BHU में पढ़ा हूँ तो संस्कृत यूनिवर्सिटी को भी मैं उसी सम्मान से देखता हूँ कि आपने मुझसे सवाल पूछा। पहली बात यह कि हम अपने न्यूज़ रूम में सत्य की रक्षा के लिए क्या करते हैं। तो मेरा अपने नौजवान साथियों से हमेशा अनुरोध रहता है कि सत्य वही है जो कानून की नज़र में प्रमाणित हो सके। तो आप उसको इतना पुख्ता कीजिए खबर को
और कभी भी एक तरफा मत छापिए। इसलिए हिंदुस्तान पर मुझे ऐसा लगता है कि मुकदमे बहुत कम होते हैं, हमारी खबरों में विवाद बहुत कम होता है, क्योंकि हम दूसरे पक्ष की भी सुनते हैं और खबरों को जांचने का एक हमारा जैसे डीएनए विकसित हो गया है हमारे संस्थान का। दूसरी बात आपकी ये थी कि सोशल मीडिया के वक्त में हमारे यहाँ सच और झूठ की सीमाएं बिल्कुल धूमिल पड़ गई हैं। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदल दिया है और ऐसे में सच को ज़िंदा रखना, सच की बात करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पर अखबार ज़िंदा क्यों है? जब ये लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया है, हम तो सारी खबरें पहले ही जान लेते हैं, अखबार ज़िंदा इसलिए हैं। आज भी अखबार पढ़ के ही लोगों को लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि उनको वो जो देख रहे होते हैं उन्हें मालूम है कि हर देखी हुई चीज़ सच नहीं होती। और अंतिम आपके सवाल का जवाब सिर्फ 2 शब्दों में, सत्यमेव जयते। कांग्रेस जनता पार्टी का आगे क्या भविष्य होगा ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का ये पॉडकास्ट।